साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग बिहार एसएससी बीएसएससी के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए हम लोग सेट प्रैक्टिस देख रहे हैं, जिसमें 4 सेट प्रैक्टिस को कवर करा दिया गया है। आज हम लोग 5वें सेट प्रैक्टिस को कवर करेंगे और ये जो सेट प्रैक्टिस है वो बिहार एसआई, ध्यान रखिएगा कि बिहार एसआई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो एसआई वाले भी इसे ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेट को, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था। तो आपको पता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था, जो 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह बम जो फेंका गया था इसका मकसद किसी की जान लेना नहीं था। इन लोगों का मानना था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनके द्वारा बम फेंका गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, किस सल्तनत शासक के समय में मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। तो पहली बार मंगोलों ने जो आक्रमण किया था वो इल्तुतमिश के काल में किया था। ध्यान रखिएगा कि इल्तुतमिश के काल में पहली बार मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा, श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की हम लोग बात करें तो यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसकी समाप्ति जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुई थी, और यह जो है वो 1792 ईस्वी में हुआ था टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है। तो लीलावती की हम लोग बात करें तो लीलावती जो है वो गणित विषय से संबंधित पुस्तक है, और इसके रचनाकार जो है वो भास्कर। ध्यान रखिएगा कि भास्कर द्वितीय इसके रचनाकार है, और यह गणित से संबंधित पुस्तक है। और यह जो लिखा गया है उसको भी ध्यान रखिएगा कि यह संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पांचवा, मुगल काल में दरोगा का पद किस विभाग से संबंधित था। तो मुगल काल में हम लोग दरोगा की बात करें तो यह टकसाल विभाग से संबंधित होता था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है वो है वल्लभ भाई पटेल का यह कथन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है सातवां, लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की हम लोग बात करें तो यह वर्ष 1904 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आठवां क्वेश्चन है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। तो कांग्रेस समाजवादी दल की हम लोग बात करें तो यह अधिवेशन जो था वो पटना में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन जो है वो पटना में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 9वां, लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था। तो ये जो है वो 3 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था। तो अस्थायी बंदोबस्त की हम लोग बात करें तो यह जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो सोम प्रकाश जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुस्तक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो जीवन की उत्पत्ति जो पुस्तक है वो ओपरीन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, कह रहा है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो यह जो है वो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। उस समय गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था, और इसके बाद से गवर्नर जनरल के पद को बदल के वायसराय बना दिया गया, और भारत का प्रथम वायसराय जो था वो यही लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो अंतिम मराठा पेशवा की हम लोग बात करें तो यह बाजीराव द्वितीय था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू किया गया था? तो जनगणना की हम लोग बात करें तो भारत में पहली बार जनगणना जो हुआ था वो हुआ था 1872 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि 1872 ईस्वी में प्रथम बार जनगणना लॉर्ड मेयो, इसको भी ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। उसके बाद से हम लोग बात करें तो नियमित दशकीय जनगणना जो है वो 1881 से किया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है वो लॉर्ड रिपन के काल में, ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड रिपन के काल में यह जनगणना की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता है? तो शिमला का संत जो है वो कहा जाता है एओ हयूम को शिमला का संत कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एओ हयूम की हम लोग बात करें तो कांग्रेस के जो स्थापना किया गया था उनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? नखास पीठ आंदोलन जो है वो संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो वर्ष 1930 में यह आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, भारत में स्थल रुद्ध लैंडलॉक राज्यों की संख्या कितनी है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला तो क्वेश्चन ये है कि स्थल रुद्ध जो राज्य है उनकी संख्या कितनी है और उनकी सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जो है भारत में 5 राज्य है, और इन 5 राज्यों की हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो है वो हरियाणा है। हरियाणा को जब हम लोग मैप पे देखेंगे तो यह जो है वो चारों तरफ से स्थल रुद्ध देश है, और इसकी सीमा जो है वो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या किसी देश से नहीं लगती है। दूसरे राज्य की हम लोग बात करें तो दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तीसरा जो राज्य है इसी से मध्य प्रदेश को काट के बनाया गया राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की भी सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, और यह लैंडलॉक राज्य है। चौथे राज्य की हम लोग बात करें तो चौथा जो राज्य है वो तेलंगाना है। ध्यान रखिएगा कि तेलंगाना जो है वो चौथा राज्य है, और इसकी भी सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, और साथ ही ये भी जो है वो लैंडलॉक राज्य है। और पांचवा जो राज्य है वो बिहार से काट कर झारखंड को बनाया गया है, तो झारखंड भी जो है वो लैंडलॉक राज्य है, और इसकी भी सीमा अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 5 ऐसे राज्य है जो स्थल रुद्ध होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर, इन मैदानों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम बताइए। तो आइए इसको देखते हैं। पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि मगध का मैदान, तो मगध के मैदान की हम लोग बात करें तो यह बिहार में है। ध्यान रखिएगा कि यह बिहार में है। मिथिला का मैदान भी जो है वो बिहार में है, ये भी बिहार में है, तो ये भी बिहार में है। उसके बाद से अवध का मैदान जो है ये उत्तर प्रदेश में है, और रुहेलखंड का मैदान भी उत्तर प्रदेश में है। लेकिन रुहेलखंड के मैदान की बात करें तो यह सबसे पश्चिम में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिम में रुहेलखंड का जो है मैदान पड़ता है। यह मुरादाबाद और बरेली के क्षेत्रों में पड़ता है। तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो पश्चिम से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले रुहेलखंड का मैदान हो जाएगा।
उसके बाद से जब थोड़ा सा हम लोग पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो तीसरा इसमें आ जाएगा जो हो जाएगा अवध का मैदान। अवध के मैदान की बात हम लोग बात करें तो मगध का मैदान जो है वो पटना के क्षेत्रों में फैला हुआ है, तो उसके बाद मगध का मैदान आ जाएगा, उसके बाद पहला आ जाएगा। उसके बाद मिथिला की हम लोग बात करें तो यह दरभंगा के क्षेत्रों में फैला हुआ मैदान है, तो उसके बाद दूसरा नंबर सबसे अंतिम में आ जाएगा। तो अगर पूर्व पश्चिम से पूरब की ओर इसकी दिशा को हम लोग सही क्रम में सजाए तो सबसे पहले हो जाएगा रुहेलखंड का मैदान, उसके बाद से हो जाएगा अवध का मैदान, फिर मगध का मैदान, तब मिथिला का मैदान सबसे पूरब में हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 20, माही नदी किस खाड़ी या सागर में गिरती है? तो माही नदी जो है वो गिरती है खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात में खंबात की खाड़ी में माही नदी जो है वो समाहित हो जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, तालचेर उड़ीसा किस लिए प्रसिद्ध है? तो तालचेर की हम लोग बात करें तो उड़ीसा जो है वो प्रसिद्ध है कोयला खनन के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं पाई जाती है? ध्यान रखिएगा कि नहीं मिलती है पूछ रहा है, तो इसमें जो है बिहार में मिलती है, बिहार झारखंड में ये मिलती है, उत्तर प्रदेश में भी थारू जनजाति मिलती है, उत्तराखंड में भी थारू जनजाति मिलती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो है यह नहीं मिलती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्लेट जो है वो प्रशांत प्लेट है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है? तो यह जो है मात्र 0.68% करती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 25, नाभिब मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र निम्नलिखित में से किन देशों में है? तो नाभिब मरुस्थल की हम लोग बात करें तो यह जो है वो अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका तीनों देशों में फैला हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है वो है 26, निम्न शहरों को नदियों के किनारे अवस्थित का सही मिलान करें। एक तरफ शहर दिया गया है और दूसरी तरफ नदी दिया गया है, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें छपरा की, तो छपरा जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं जहानाबाद की, तो जहानाबाद जो है वो दरधा नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा कि दरधा नदी जो है वो जहानाबाद में है। दरभंगा की हम लोग बात करें तो दरभंगा जो है वो बागमती नदी के किनारे स्थित है, और फतुहा तो आप सबको पता है यह पुनपुन नदी के किनारे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखें तो ए का हो जाएगा 4, उसके बाद से बी का हम लोग देखें तो बी का 1 हो जाएगा, सी का हो जाएगा 2 और डी का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है 27, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो घूमती हुई वस्तुओं का गति जो मापता है वो गायरोस्कोप मापता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 28, समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। बिल्कुल सही है, समतल दर्पण जो है वो वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन बी की हम लोग बात करें तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। ये भी बिल्कुल सही है, सीधा प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद से सी की हम लोग बात करें तो समतल दर्पण में बिंब की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। समतल दर्पण में जो दूरी होती है वो वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी से के दोनों के बराबर होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है, तो ये गलत है, पार्श्व उत्क्रमण होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, तेल जल की सतह या पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है?
तो इसका मुख्य कारण जो है वो है तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है वो पानी से कम होता है, इसलिए तेल जो है वो पानी की सतह पर तैरने लगता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो आइए इसको देखते हैं। जूल कह रहा है, तो जूल जो है वो मात्रक है आपका कार्य का, जूल मात्रक हो जाएगा कार्य का। एम्पियर की हम लोग बात करें तो एम्पियर मात्रक होता है विद्युत धारा का। वाट जो होता है वो मात्रक होता है शक्ति या सामर्थ्य का। उसके बाद से वोल्ट जो है वो विभवांतर का मात्रक होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है। तो क्रीम जो है दूध से पृथक होता है अपकेंद्रीय बल के कारण हो जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि वॉशिंग मशीन जो है वो इसी बल के कारण कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल पर वो भी कार्य करता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 32, ध्वनि तरंगों निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकती। तो ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि के ट्रेवल के लिए, ध्वनि के जो चलने के लिए जो है वो माध्यम की आवश्यकता होती है, और सर्वाधिक जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोस में होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 33, बिजली चमकने तड़ित से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। तो जंगलों में बिजली चमकने से आग लग जाती है क्योंकि बिजली में जो होता है वो विद्युत ऊर्जा अधिक मात्रा में होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 34, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया है। तो लेजर के जो आविष्कारक है वो थियोडर मैनन है। ध्यान रखिएगा, लेजर के आविष्कारक जो हैं वो थियोडर मैनन है। इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स 35, अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अल्फा किरण की हम लोग बात करें तो यह धन आवेशित किरण होती है, बिल्कुल सही है। यह विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो यह भी बिल्कुल सही है। यह विद्युत क्षेत्र में जाती है तो ऋण आवेशित प्लेट जो होती है उसकी ओर यह विक्षेपित हो जाती है। सी कह रहा है कि ये फोटोग्राफी प्लेट में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो यह गलत है। डी कह रहा है कि इनका वेग प्रकाश की वेग का 1/10 होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 36, परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम चिन्हित करें बढ़ते क्रम में। तो परमाणु भार की हम लोग बात करें तो सर्वाधिक परमाणु भार जो होता है वो एल्युमिनियम का होता है, तब लोहा, तांबा, उसके बाद चांदी का होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 37, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कच्चे आम में जो है वो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 39, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ की हम लोग बात करें तो उसको बनाने में पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, सूखी सेल में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो सूखी सेल यानी ड्राई सेल में जो है वो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, गन मेटल में कौन सा अवयव रहता है। तो गन मेटल जो है वो बनता है तांबा, जस्ता और टीन से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 42, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड डैश डैश
का एक उदाहरण है, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो यह जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसकी सिफारिश किया गया था और इसी के आधार पर जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 44, जुगनू एक प्रकार का क्या है? तो जुगनू जो है एक प्रकार का कीट होता है। ध्यान रखिएगा, जुगनू एक प्रकार का कीट होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, एपीफाइटस अधिपादप वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं। किसके लिए निर्भर होते हैं? तो ये आंतरिक अवलंब के लिए निर्भर होते हैं। ये जो है वो दूसरे पौधे पर निर्भर होकर आगे की ओर बढ़ते हैं, अपनी वृद्धि ग्रोथ करते हैं। वो जो कहलाते हैं वो एपीफाइटस या अधिपादप कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 46, मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए ध्यान रखिए, यहाँ दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है, तो वो है अग्नाशय। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है और पहली सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यह यकृत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण क्या है? तो हेपेटाइटिस बी है जो है वो विषाणु के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 48, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। तो ओरोबैंकी खरपतवार जो है वो तंबाकू के खेत में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 49, पौधों में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होती है? तो एंजाइम की सक्रियता जो है वो एमएन के कारण होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी जो क्वेश्चन है 50 नंबर, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो कोशिका द्रव में होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ जो हमारे 50 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हुए। अगर ये सेट प्रैक्टिस आपको अच्छा लगा, आपका थोड़ा सा भी हेल्प हुआ इस सेट प्रैक्टिस से, तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का उसको ज्वाइन करें। ये सारे पीडीएफ और साथ में जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में वहाँ सेंड कर दिए जाते हैं। तो चलिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।